अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी पुराना कब्रिस्तान का 8वां हिस्सा। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नवाब कामरान कहने लगे, आतफा का पोस्टमार्टम करके हम असल कातिल तक पहुंच सकते हैं। यही एक सूरत है जो सबकी अमवात का राज जाना जा सकता है। खालिद को जैसे किसी जहरीले कीड़े ने खाया। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आतफा के हसीन बदन को चीरने फाड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसे दुख होगा, अजियत होगी। यही बात जब बस्ती वाले तुमसे अपने किसी अजीज़ के पोस्टमार्टम के जिक्र पर कहते थे तो तुम उनको अहमक और जाहिल कहते थे। अब तुम खुद ही ये हरकत करने जा रहे हो। खालिद उनकी बात सुनकर बौखला गया। क्या ये तुम्हारा ख्याल और दावा नहीं कि पोस्टमार्टम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें इन पुरस्रार अमवात के असल सबब और वजह तक पहुंचा सकता है? फिर अगर आज कुदरत ने तुमसे तुम्हारी अजीज़ हस्ती छीन कर तुम्हें मौका दिया है तो तुम ऐसी जज्बाती क्यों बातें कर रहे? खालिद उनकी बात सुनकर सोचने लगा और फिर उसने इकरार में सर हिला दिया। 10-15 मिनट में पोस्टमार्टम की तैयारी मुकम्मल हो गई। आतफा की लाश को लिबास से बेनियाज करके रुबीना ने अपने हाथों से एक लंबी मेज़ पर डाल दिया और पाँव से गर्दन तक सफ़ेद चादर डाल दी गई। डॉक्टर खालिद बेहिस्सो हरकत पड़ी आतफा को देख रहा था। उसका बदन अजीब सी कैफियत का शिकार था, चेहरा बिगड़ चुका था। डॉक्टर खालिद ने बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे से नज़रें हटाई और नवाब कामरान की तरफ देखा। नवाब कामरान ने कहा, शुरू करें। जवाब में उसने सर हिलाया और चंद दमे गुजरे तो वो एक जज्बाती शोहर से एक प्रोफेशनल डॉक्टर के रूप में ढल चुका था। उसने तमाम औजार उठा लिए और उस लाश का मुआयना करने लगा। फिर उसके चेहरे पर खौफ के साए आ गए। नवाब कामरान ने पूछा, क्या हुआ? ऐसी अजीब बात मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, खालिद ने कहा। आतफा मर चुकी है, उसके दिल की हरकत थम चुकी है, मगर उसके बदन का गोश्त ना अब तक सर्द पड़ा है और ना ही मुर्दा हुआ है। नवाब कामरान के साथ रुबीना भी चौंक पड़ी। क्या मतलब? जी हाँ, ये देखिए। डॉक्टर खालिद ने आतफा का बाजू ऊपर उठाया और नवाब कामरान के हाथ में दे दिया। उन्होंने उसे जगह जगह से दबाकर देखा। कहने लगे, तुम ठीक कहती हो। ये वाकई हैरत की बात है। जिस सर्दी के आलम में रुबीना इसे उठाकर लाई है वो तो जिंदा इंसान को बर्फ़ बना देती है, मगर आतफा का जिस्म अभी तक गर्म है। इसका जवाब मेरे पास नहीं। और हाँ, वहाँ कल एक अजीब वाक़या हुआ, रुबीना ने कहा। पट्टी खुलते ही कलाई के जख्म से खून उबल पड़ा और उछल उछल कर फर्श पर गिरने लगा। जिंदा इंसानों जैसा खून। डॉक्टर खालिद के दोनों हाथ उसके खून से रंगे गए। उसने कुछ सोचकर हाथों पर लगे खून को देखा और तेजी से एक मेज़ की तरफ बढ़ा जिस पर एक खुर्दबीन फिट थी। उसने नन्ही सी स्लाइड पर खून के कतरे डाले और उसका मुआयना करने लगा। वो घबरा कर पीछे हटा और चीखने लगा, नवाब साहब, ये ज़रा इधर आइए। क्या बात है खालिद? नवाब कामरान उसके पास चले आए। आपने अब तक किसी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ नहीं देखी होगी, ज़रा देखिए। नवाब कामरान ने आगे बढ़कर खुर्दबीन के अदसों पर आंखें टिका दी। फिर वो भी तेवरा कर पीछे हट गए। क्या बात है? रुबीना ने पूछा। वो माथे पर आया पसीना खुश्क करते हुए बोले, ये आतफा का खून नहीं, किसी दरिंदे का खून है। वो हैरत से बोली, क्या? उसका रंग उड़ गया। ये आतफा का खून हो ही नहीं सकता। डॉक्टर खालिद ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। खालिद नवाब कामरान उसके पास आए और उसका बाजू थाम कर बोले, मेरा ख्याल है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम काम शुरू करो। उसने आलाते जराही का ट्रे अपने आगे सिरकाया और खालिद को असिस्ट करने के लिए तैयार खड़े हो गए। उसने कहा, खालिद, वक्त ज़ाया ना करो और तुम इस पर शगाफ लगाओ और अपना काम शुरू करो। खालिद उस पर जिस्म पर शगाफ लगाने लगा और खून किसी जिंदा इंसान के जिस्म कैफियत लिए उबल उबल कर बाहर गिरने लगा। दोनों की पूरी कोशिश थी कि आतफा के जिस्म को कम से कम ख़राब किया जाए। उन्होंने उसके जिस्म पर 7 शगाफ लगाए, मगर 3 घंटे की मेहनत के बावजूद कोई नतीजा न निकला। आतफा के जिस्म को जगह जगह से चीरने के बावजूद वो कोई ऐसी चीज़ ना ढूंढ सके जो इसकी पुरस्रार हलाकत या बीमारी पर कोई रोशनी डाल सकती। उसने थक हार कर ट्रे पर सिरका दी। उसने सफ़ेद चादर उठाई और लाश को ढांप दिया। खालिद, नवाब ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा, तुम भी हाथ धो लो। वो खामोशी से उठा और हाथ धोने लगा। खालिद चंद मिनट बाद बाहर आया तो उसकी हालत बेहतर थी। उसने मुंह धोया। रुबीना बेटे, तुम चाय बना लाओ। खालिद, सुबह होने वाली है। रात बीत गई मगर हम कोई नतीजा ना निकाल सके। हाँ, बाज़ औक़ात नाकामी अपने साए बहुत दूर तक फैला देती है।
नवाब साहब ने कहा, ये बताओ आतफा की कलाई पर जख्म कैसे आया? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जख्म उसे खिड़की के टूटे हुए शीशे से आया था। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। वैसे ये मामूली जख्म था। नवाब कामरान ने कहा, हैरत है तुम उसे मामूली जख्म समझ रहे हो। ये जख्म अगर मामूली होता तो एक कीमती जान ना लेता। फिर रोबीना चाय ले आई। उसने 7 अंडे भी उबाल लिए। नवाब कामरान ने डॉक्टर खालिद का जायजा लिया। वो माथे पर हाथ रखे कुछ सोच रहा था। उन्होंने एक तरफ पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया, सिगरेट सुलगाया और उसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो, तुम्हें सुकून देगा। खालिद, मरने वालों के साथ ना ख्वाहिशें मरती हैं ना खुद को मारा जाता है। तुम ये काम आतफा की जिंदगी में करते तो शायद वो बेहद खुश होती, अगर तुम उसकी परवाह करते, उसका ख्याल रखते। वैसे मुझे ख्याल आ रहा है जो इस बात को साबित करता है कि खुदा की मसलहत सिर्फ वही जानता है। हम तुम लोग नाकिस अकल रखने वाले लोग हैं। फिर नवाब साहब कहने लगे, आतफा के साथ जो हादसा होना था वो हो चुका, मगर रोबीना, मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। ऐसा ना हो कि कोई हादसा उसके साथ हो जाए। ये किसी भी वक्त अपने अगले शिकार को दबोच सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वो शिकार रोबीना ही हो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो शिकार मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। खालिद ने इतना कहकर आंखें बंद कर लीं। मुझे यूं लगता है जैसे ये कोई ताउन जैसी बीमारी है। खालिद ने बंद आंखों से जवाब दिया, ताउन में गिल्टियाँ निकलती हैं, सबसे पहले बगलों में। क्या किसी मरीज में ये अलामत जाहिर हुई? नहीं। नवाब कामरान बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोले, फिर ये सब क्या है? अचानक खालिद उठ खड़ा हुआ। नवाब साहब ने उसे हैरत से देखा। मैं ज़रा मस्जिद तक जा रहा हूँ, उसने कहा। किस लिए भाई? आतफा के कफन दफन और गुस्ल के लिए बंदोबस्त करना होगा, देर करना मुनासिब नहीं। नवाब साहब ने कहा, मैं चलूँ साथ? वो कहने लगा, नहीं, आप घर पर रहिए। जिस तरह जमशेद के भाई की लाश कब्र से गायब हुई है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसी पुरस्रार मौत का शिकार होने वाले लोगों की लाशें भी उनकी कब्रों में होंगी या गायब हो चुकी हैं? खालिद एकदम परेशान होकर कहने लगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इस बात का क्या सबूत है कि आतफा भी अपनी कब्र में मौजूद रहेगी? आपकी बात अपनी जगह 100% है, मगर फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। खालिद बेचारा बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन आ गया? उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। उसके सामने पुलिस चौकी का कारिंदा खड़ा था। ये इंस्पेक्टर वाजिद था, जिससे डॉक्टर खालिद की अच्छी खासी दोस्ती थी। अरे वाजिद, तुम खैरियत है? नहीं यार, खैरियत नहीं। वो अंदर चला आया। सामने लंबी मेज़ पर ढके हुए जिस्म को देखकर घबरा गया और पूछने लगा, ये कौन है? खालिद ने छुपाना मुनासिब नहीं समझा। कहने लगा, मेरी बीवी आतफा है, रात को इसका इंतकाल हो गया। वो पूछने लगा, कैसे? और लगता है कि तुमने इसका पोस्टमार्टम कर डाला। हाँ यार, मैंने इसका पोस्टमार्टम किया। अपनी बीवी का कम से कम पोस्टमार्टम तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं यार, बिल्कुल सिफर, कोई नतीजा नहीं निकला। और वाजिद के होंठ सिकुड़ गए। उसी वक्त उसकी नज़र कामरान पर पड़ी। अरे मैंने तो आपको देखा नहीं, खालिद ने आपका तारुफ नहीं करवाया। मैं खुद कराए देता हूँ, नवाब कामरान ने कहा। मैं नवाब कामरान हूँ, खालिद का रिश्ते में मामू लगता हूँ। अरे फिर तो आप मेरे भी अंकल हुए। वाजिद ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आइए बैठिए। और आपका नाम? जी मैं इंस्पेक्टर वाजिद हूँ, शादाब नगर पुलिस चौकी में होता हूँ। खालिद के साथ पुरानी यारी है, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। फिर वो आतफा के साथ पेश आए हादसे के बारे में बातें करने लगा। जमशेद चौकी में क्यों है? नवाब कामरान ने पूछा। वो नशे में धुत उधर आ निकला था, हमने उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। सुबह को होने आई है, लेकिन वो मुसलसल बोले जा रहा है। उसकी बातों पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि वो नशे में है, बल्कि उसकी हर बात का ताल्लुक मरने वाले अफराद और आतफा से है। वो क्या कहता है? खालिद ने कहा। यार उसकी बातें सुनकर खौफ आता है। भूतों, बदरूहों, कब्रिस्तान और बस ऐसे ही जुमले बोलता है, उल्टी सीधे बातें कर रहा है। नवाब कामरान ने इंस्पेक्टर वाजिद के परेशान हाल चेहरे को देखते हुए बोला, अगर आप पसंद करें तो मैं चौकी चलूं। ज़रूर चलिए, मुझे क्या एतराज़ है, लेकिन अगर खालिद साथ चलता तो ज़्यादा बेहतर था। खालिद को आतफा को दफनाने का बंदोबस्त करना है, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए ठीक है, वाजिद उसकी बात को समझते हुए बोला। नवाब कामरान ने रोबीना को आवाज़ दी। वो शायद करीब कभी मौजूद थी। मैं ज़रा चौकी तक जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, देखना किसी चीज़ को छेड़ा ना जाए। जी पापा, मैं ऊपर कमरे में चलती हूँ। ठीक है खालिद, तुम चलो मौलवी साहब से मिल लो, मस्जिद के इमाम साहब से। मैं चौकी से होकर वापस आता हूँ। नवाब कामरान ने आतफा की लाश वाला कमरा बाहर से लॉक किया। रोबीना अंदर से दरवाज़ा लॉक करके ऊपर कमरे में चली गई। नवाब कामरान इंस्पेक्टर के साथ चौकी की तरफ बढ़ गए और मैं यानी कि जरीना की रूह
मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। पुलिस चौकी में दाखिल होते ही नवाब कामरान को जमशेद की बुरी हालत दिखाई दी। पुलिस एहलकारों ने तफ्तीश के नाम पर उसके साथ जो सलूक किया था वो बड़ा अजीब था। जमशेद ने उसका कफारा अदा कर दिया। वो नवाब कामरान को देखते ही बिलखने लगा। जनाब, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मैं हर कसम खाने को तैयार हूँ, मेरी जान छोड़ दे, मैं नहीं जानता इससे ज़्यादा। सिपाही ने उस जवाब में उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। तुम आधी रात के बाद वहाँ क्या करने गए थे उल्लू के पट्टे? ये वहाँ मिसेस खालिद का कत्ल कर रहा था रशीद खान, इंस्पेक्टर वाजिद ने उनके करीब पहुँचते हुए कहा। नवाब कामरान को उसकी ये बात बिल्कुल मफरूज़ा मालूम हुई। वो खामोश खड़े रहे। रशीद खान, उस सिपाही ने हैरत से कहा, इसकी सारी शान जमशेद को सच उगलवाने में मसरूफ़ थी। कत्ल का लफ्ज़ सुनते ही वो शेर हो गया। हाँ रशीद खान, इसने डॉक्टर खालिद की बीवी का रात को कत्ल कर दिया और अब पागलपन का ढोंग कर रहा है। नहीं नहीं, खुदा की कसम, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने आतफा को कत्ल नहीं किया। वो सिपाही को छोड़कर इंस्पेक्टर वाजिद के कदमों में गिर पड़ा। नवाब कामरान ने अचानक मदाखलत करते हुए कहा, इंस्पेक्टर वाजिद, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जमशेद से कुछ पूछना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर वाजिद ने कहा, हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं। इंस्पेक्टर वाजिद ने उस रशीद खान सिपाही को एक तरफ हटने का इशारा किया। आप जो बात पूछना चाहें पूछ सकते हैं। नवाब कामरान ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़कर जमशेद के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। फिर उसकी सूजी हुई आंखों में देखकर बोले, हाँ तो जमशेद, तुमने रात को क्या देखा? वो लरसती आवाज़ में बोला, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? हाँ यकीन करेंगे, तुम बताओ, तुमने क्या देखा? वो थोड़ा सा तिरछा होकर उठा और फिर दीवार के सहारे बैठ गया। मैंने अपने मुर्दा भाई इकराम को देखा, अपने भाई इकराम को, जिसे मैंने अपने हाथों कल कब्र में दफन किया था। मैंने उसे देखा जनाब, और इस बात में कोई शुबा नहीं था कि वो इकराम ही था। मैंने उसे बिल्कुल इस तरह देखा जैसे इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ। रशीद खान लपक कर आगे बढ़ा, अरे भाई, इसका दिमाग सठिया गया है, इसको मुर्दे अब दिखाई देने लगे हैं। मगर इससे पहले कि वो जमशेद पर कोई वार करता, नवाब कामरान ने उसे पकड़कर पीछे हटाते हुए कहा, मुझे बात करने दीजिए, मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा। सिपाही बुरा सा मुंह बनाता हुआ पीछे हट गया और कहने लगा, इनको बेवकूफ़ बना साले, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नवाब साहब कहने लगे, प्लीज़ मुझे इससे बात करने दीजिए। जमशेद फिर कहने लगा, वो मेरा भाई इकराम ही था, सफ़ेद कपड़ों में, उसके कफन से कब्र की मिट्टी की महक आ रही थी और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उसके अलावा और कोई नहीं था। जमशेद ने जिस यकीन से बात की थी वो नवाब कामरान के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर गई। उन्होंने वो मंजर याद किया जब उन्होंने इकराम की कब्र खोल कर देखा तो वो उसमें नहीं था। देखो जमशेद, उन्होंने हमदर्दी से कहा, जिनों, भूतों और बदरूहों का हमेशा इंसानी ज़िंदगी में दखल रहा है। ये भी तय है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, तुमने उसे अपने हाथों कब्र में डाला, फिर वो जिंदा होकर तुम्हें कैसे दिखाई दिया? वो कहने लगा, मैं जानता हूँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे ये भी यकीन है कि जिसे मैंने कब्र में हाथों दफन किया वो मेरा भाई था, लेकिन मैं भी ये बात हल्फिया कहता हूँ कि जिसे उस रात मैंने देखा वो भी इकराम था। यूं लग रहा था जैसे वो अभी अभी उठकर कब्र से सीधा मेरे पास आया है। जनाब मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। नवाब कामरान उठ खड़े हुए और कहने लगे, इंस्पेक्टर वाजिद, मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, जी फरमाइए। जमशेद को हवालात में रखो या छोड़ दो, मगर इस पर तशद्दुद मत करो। ये जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है, इसे तुम दीवाने की बढ़ ना समझो। 1 हफ्ता या 2 हफ्तों में ये सारी बात हकीकत बनकर सामने आ जाएगी और उस वक़्त तुम्हें जमशेद पर तशद्दुद करने पर अफसोस होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? इंस्पेक्टर वाजिद के लहजे में बाकायदा हैरत थी। ये वो बातें हैं जो अभी आपके लिए नाकाबिले यकीन है इंस्पेक्टर साहब। मैंने कहा ना कि चंद दिन के बाद ये बातें हकीकत का रूप धार लेंगी, इसलिए मेरी मानो तो जमशेद पर तशद्दुद ना करो। नवाब कामरान से अगर मैं बातचीत करना चाहती या मुझे उसका इदराक होता कि मुझे उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए तो मैं उनको इस रवैये पर शाबाश देती। जमशेद सच कह रहा था कि उसने रात अपने भाई इकराम को देखा था। नवाब कामरान आहिस्ता से चलते हुए तकरीबन 20 मिनट में जब वापस घर पहुंचे तो सूरज निकल आया था। डॉक्टर खालिद अभी नहीं लौटा था। रोबीना सो रही थी। आतफा की लाश वाला कमरा लॉक था। नवाब कामरान ने अपनी बेटी रोबीना को जगाया और उससे उस रात के हादसे के बारे में पूछने लगे। कहने लगे, बेटा बताओ मुझे कि वो कफन पोश मुर्दा जिसने आतफा की लाश उठा रखी थी, क्या तुम उसे देखकर पहचान सकती हो? रोबीना ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो बताओ क्या फिर वो जमशेद था? नहीं, वो जमशेद नहीं था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खौफ के साए थे। मुझे बताओ बेटी, वो कौन था? घबराओ नहीं, इस वक्त यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें परेशान कर सके। तुम खुलकर बताओ कि वो कौन था।
अच्छा, मैं एक इशारा करता हूँ, शायद तुम जुबान से कहने से बच सको। क्या ये मुमकिन है कि तुमने गुज़श्ता रात उस कफन पोश मुर्दे को देखा जिसकी मैयत उस दिन वो लोग कब्रिस्तान ले जा रहे थे? क्या वो कफन से झांकने वाला मुर्दा क्या वही तो नहीं था जमशेद का भाई इकराम? रुबीना जल्दी से बोली, जी हाँ वही था। मगर पापा, मैं खुद को अभी तक यकीन नहीं दिला सकी कि वो इकराम था। वो तो मर चुका था, उसे दफना भी दिया गया, फिर वो कैसे जिंदा हो सकता है? और आतिफा की लाश उठाकर कैसे ले आया? नवाब कामरान एक गहरा सांस लेकर उठ गए। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है बेटी, लेकिन सच ये है कि वो इकराम ही था। इकराम का मुर्दा, उसकी बदरू या कोई अफरियत वो इकराम के रूप में थी। वो डर कर बेचारी सहम गई। और फिर उसी शाम डॉक्टर खालिद को साथ लेकर नवाब साहब पुराने मंदिर के पास पहुंचे। उस टूटे फूटे मंदिर की शिकस्ता इमारत के दरवाजे पर खड़े होकर वो काफ़ी देर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते रहे। यहाँ एक अजीब दहशत का माहौल था। इंस्पेक्टर वाजिद से मेरी गुफ्तगू हुई है। उसने बताया कि इस इलाके में अब तक तकरीबन 12 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। इन अमवात की पूरी इसरारियत ने लोगों को इलाके से खौफजदा कर दिया है। ये मंदिर भी आसेब ज़दा मशहूर हो चुका है। दिन के वक्त भी लोग इस तरफ आने से खौफ महसूस करते हैं। ये सारा इलाका जाबिर मलिक की मलकियत है। इस इलाके की वीरानी और बेआबाद हो जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का है। डॉक्टर खालिद ने बेजारी से कहा, मैं जानता हूँ, और इन्हीं वजूहात की बिना पर यह इलाका दोबारा आबाद नहीं हो सका। इसकी एक और वजह भी है। वो पूछने लगे, वो क्या? मलिक के पास इतनी दौलत है कि वो इस आसेब ज़दा इलाके से महरूम हो जाने के बावजूद परेशान नहीं। वो अपने माल पर सांप बनकर बैठा है। उसे पूरे गांव में से ये चंद एकड़ राजी देने से क्या फ़र्क पड़ता है? और उसके पास ये सब माल आया कहाँ से? सुना है जी कि उसका बाप मरा था तो उसके कुछ अरसे के बाद अचानक कहीं से माल आना शुरू हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता गांव की ज़मीन खरीदी। फिर जब वो यहाँ का मालिक बन गया तो उसने अपनी मर्ज़ी से यहाँ का इंतज़ाम संभाल लिया। हत्ता कि पुलिस चौकी तक के लोग उसके अपने हैं। ऐसे ही लोगों ने मशहूर कर दिया होगा कि ये इलाका आसेब ज़दा है, यहाँ जिन्नों का बसेरा है, ये मंदिर भूतों का मस्कन है। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। खालिद सर झुकाए फिर सोच में गुम हो गया। मैं देख रही थी कि आतिफा की मौत ने उसे बहुत निढाल कर दिया था। नवाब कामरान का जहन किसी और ही सिमत परवास कर रहा था। उसका ख्याल था कि कब्रों से गायब होने वाली लाशों को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस साइंसी दौर में भी वो बदरूहों और पंडितों और पुजारियों के सफली उलूम पर यकीन रखते थे। मुझे इनके ख्यालात से पूरा इत्तफाक था। रुबीना घर की सफाई में लगी थी कि दस्तक हुई। उसने मकान का एक गोशा धोकर चमका दिया। सफाई से फारिग होने पर दस्तक होने पर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। तब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। उसने सोचे समझे बगैर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने जाबिर मलिक खड़ा था। कहने लगा, मिस रुबीना, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? वो अपनी शैतानी निगाहों से उसे देख रहा था। रुबीना ने कुछ सोचकर एक तरफ हटते हुए कहा, आइए। वो अंदर आ गया। रुबीना ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मिस रुबीना, वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, हमारी पिछली मुलाकात बड़े अजीब से माहौल में हुई थी। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करने आया। मैं आतिफा बेगम की वफ़ात का सुनकर उनके अफसोस के लिए आया हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, मगर वो डॉक्टर खालिद की बीवी और आपकी सहेली है, इसलिए मैंने सोचा कि। रुबीना ने उसकी बात काट दी। मलिक साहब, आतिफा डॉक्टर खालिद की बीवी पहले और मेरी सहेली बाद में है। आपको अगर ताज़ियत ही करना थी तो डॉक्टर खालिद के पास आते। उसके होठों पर बड़ी मकाराना मुस्कुराहट थी। कहने लगा, मिस रुबीना, मुझे यही ख़तरा था कि मुझे देखकर आप गुस्से में आ जाएंगी और मेरी ताज़ियत कबूल नहीं करेंगी। रुबीना ने कहा, वो क्यों? इसलिए कि वो मुझे पसंद नहीं करते। मेरे बारे में उनकी राय बहुत बुरी है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मलिक साहब? किसी की राय आपके बारे में कुछ भी हो, आपकी सेहत तो ठीक है ना? मलिक बेचारा शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, मिस रुबीना, मेरी बदकिस्मती कि मैंने हमेशा इस इलाके के लोगों के काम आने की कोशिश की। न जाने क्यों मगर मैं नाकाम रहा। शायद लोग मेरी अमीरी से हसद करते हैं, जलते हैं मुझसे, या फिर लोग मेरे पास आने से कतराते हैं। कुछ भी हो, इस बस्ती में मेरा ऐसा मकाम है जिससे लोगों को खौफ आता है। रुबीना कहने लगी, मलिक साहब, ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना? हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, जी रुबीना, मैं जानता हूँ। मैंने जो ही आतिफा की मौत का सुना मैं इधर चला आया। क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिलाना पसंद करेंगी? ज़रूर। रुबीना ने मेहमान नवाजी को हाथ से जाने नहीं दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपको सादा पानी के बजाय शरबत पेश करूं। मलिक साहब ने कहा, आपका एहसान होगा। रुबीना बाहर जाने के लिए पलटी
तो मलिक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर न जाने क्या सोचकर खामोश हो गया। चंद मिनट बाद रोबीना उसके लिए शरबत का गिलास छोटी सी ट्रे में ले आई। मलिक ने गिलास उठाकर एहतराम से सर को खम किया। शुक्रिया आपका। मिस रोबीना, एक सवाल पूछूं? ज़रूर पूछिए। क्या आप मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखती हैं? रोबीना ने नागवारी से कहा, यह कैसा अजीब सवाल है। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं हयात बाद अज मौत की कायल हूँ, लेकिन क़यामत होने के बाद। वो तो मैं भी इसका कायल हूँ, लेकिन क़यामत से पहले भी ये मुमकिन है। मलिक ने खाली गिलास उसकी तरफ बढ़ाने के बजाय उसके आर पार देखते हुए कहा। रोबीना चौंक कर बोली, क्या मतलब? उसी वक्त मलिक के हाथ में पकड़े हुए गिलास ने चटक कर दम तोड़ दिया। वो चंद टुकड़ों में तकसीम हुआ और फर्श पर बिखर गया। रोबीना तेजी से गिलास की किरचियाँ उठाने के लिए झुकी। मलिक ने भी यही हरकत की। एक पल के लिए दोनों के हाथ और सर आपस में टकराए और रोबीना के दाएं हाथ की छोटी उंगली में शीशे का एक टुकड़ा घुस गया। वो दर्द से सिसकी और बेचैन होकर उसने दूसरे हाथ से उंगली को जकड़ लिया। उसके जख्म से खून बहने लगा। उसी वक्त मलिक ने जल्दी से उसकी जख्मी उंगली थाम कर मुँह में डाल ली। इससे पहले कि रोबीना इस हरकत से उसे रोकती, वो उसका खून चूसने लगा। तेजी से रोबीना ने हाथ को खींचा और कमीज़ के दामन से उसे खुश करने लगी। उसे मलिक के लवाब से लथड़ी हुई उंगली से कराहत आने लगी। माफ़ कीजिएगा मिस रोबीना, वो अफसोस करने लगा। मेरी वजह से आपका हाथ ज़ख्मी हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर वो रोबीना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे बाजू से थाम कर मेज़ के पास ले गया, जहाँ एक खाली गिलास पड़ा था। उसने रोबीना का ज़ख्मी हाथ थामा, उंगली को दबाकर गिलास के ऊपर रखा। कतरे खून के गिलास में जा गिरे। ये जहरीले कतरे निकल जाना ज़रूरी है। कांच का जहर बहुत तकलीफ़देह होता है, मलिक ने कहा। फिर उसने अपना सफ़ेद रुमाल जेब से निकाला और रोबीना की ज़ख्मी उंगली के गिर्द लपेट कर गिरा दे दी। रोबीना ने बहुत चाहा कि उसे रोक दे, मगर दर्द की टीसों ने उसे ऐसा करने से बाज रखा। वो फिर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। रोबीना ने जल्दी से कहा, नहीं, मामूली सा ज़ख्म है, ठीक हो जाएगा। मगर मिस रोबीना, इस बस्ती की रीत कुछ और है। वो बड़े आम से लहजे में बोला। कैसी रीत? वो हैरत से बोली। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूर, मगर आप किसी रीत की बात कर रहे थे। वो बेचैनी से उसकी तरफ लपकी। हाँ, कोई ख़ास बात नहीं। उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, पलटा और उसे घूरते हुए बोला, बस ये है कि यहाँ जिसे ज़ख्म आ जाए वो जल्दी ठीक नहीं होता। बज़ाहिर मामूली ज़ख्म जानलेवा साबित होता है। उसका लहजा बड़ा पुरस्रार था। फिर वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। रोबीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। बेइख्तियार उसे आतफा की कलाई का ज़ख्म याद आ गया, जो उसकी मौत के बाद भी जिंदा खून उगल रहा था। खौफ से जर्द होती आंखों से उसने खाली दरवाजे को घूरा और फिर वापस पलटी। उसने फर्श पर बिखरी किरचियाँ इकट्ठी की और मेज़ पर पड़ा वो शीशे का गिलास भी उठा लिया, जिसमें मलिक ने उसकी उंगली दबाकर खून के 10-15 कतरे टपकाए थे, और उसकी आंखें नाकाबिले यकीन हैरत से उबल पड़ी। गिलास बिल्कुल खाली था, साफ और शफाफ। उसमें खून का एक कतरा भी नहीं था। वो बेचारी बड़ी देर तक अजीब सी कैफियत का शिकार रही। उसने ध्यान हटाने की कोशिश की, किरचियाँ बास्केट में फेंकी और घर के काम में लग गई। बार बार उसकी तवज्जो अपनी उंगली के ज़ख्म पर पड़ती। सारा वाक़या जो चंद मिनट पहले हुआ था उसकी निगाहों में घूम जाता। कुछ देर बाद बस्ती की चंद औरतें आईं। उन्होंने कमरे ही में आतफा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और मस्जिद से भिजवाई गई चारपाई पर डालकर उस पर स्याह चादर डाल दी। अब डॉक्टर खालिद आ जाता तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उसकी आखिरी रसूम अदा कर लेते। मगर रोबीना को हैरत थी कि पूरी बस्ती में से सिवाय जाबिर के कोई भी उनके घर ताज़ियत के लिए नहीं आया। शायद बस्ती वालों के लिए ये एक रूटीन का वाक़या था। उनके जहन इस बात पर आकर रुक गए कि आज इस घर तो कल किसी दूसरे घर की बारी है। रोबीना ने उन औरतों के जाने के बाद कमरे को ताला लगा दिया। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा, औरत को रात के अंधेरे में दफन करना चाहिए, लेकिन आजकल यहाँ के जो हालात हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को अपनी बीवी को जल्द अज जल्द दफनाना चाहेंगे। वो आ जाएं तो बहुत से मर्द से मिलकर मैयत कब्रिस्तान ले जाएं। अब वो बिल्कुल फारिग थी। उसने आतफा की लाश को कफन पहनाए जाने के बाद कमरे में चारपाई रखवा दी। अब उसका दिल चाह रहा था कि अपनी अजीज़ तरीन सहेली का चेहरा आखिरी बार देखे, फिर उसके बाद तो उसे कभी नहीं देख सकेगी। दिमाग अंदर जाने पर तैयार नहीं था। उसे आतफा से मोहब्बत थी। उसने चाबी घुमाई और कमरे का ताला खोला। वो दीवाना वार कमरे में दाखिल हुई और सीधी आतफा की लाश के पास आकर रुक गई। आतफा का चेहरा कफन से बाहर था।
वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और बड़ी महवियत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। गुजरा हुआ वक्त उसके दिमाग में गर्दिश करने लगा। उसकी खूबसूरत और प्याली सहेली जो कल तक उसके साथ दुख सुख बांट रही थी, आज खामोश और बेजान पड़ी थी। उसने महसूस किया कि आतिफा के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो आमतौर पर मरने वाले के चेहरे पर होता है। उसके नक्श में अजीब सी बेचैनी थी। यूं लगता था अभी वो चीख मारकर उठ बैठेगी। उसने इससे पहले बहुत सी लाशें देखी, वीरानी और वहशतज़दा, लेकिन आतिफा के चेहरे पर तो कुछ ज़्यादा ही वीरानी थी। न जाने किस ख्याल से रोबीना ने आतिफा की कलाई के ज़ख़म से पट्टी हटाई। वो उसके ज़ख़म को देखना चाहती थी। ज्यों ही आतिफा का ज़ख़म नंगा हुआ, रोबीना की अपनी उंगली के ज़ख़म में दर्द की एक ज़ोरदार टीस उठी। उसने कराकर हाथ को झटका, वो तड़प कर रह गई, बर्दाश्त न कर सकी। उसी वक़्त उसकी नज़र आतिफा के चेहरे पर पड़ी और वह सुन्न होकर रह गई। उसे साफ महसूस हुआ कि आतिफा के होठों ने हरकत की थी। उसने कुछ कहा था। रोबीना ये तो ना सुन सकी कि उसने क्या कहा, मगर ये उसका वहम नहीं था। आतिफा के होंठ हिले थे। उसके साथ ही आतिफा के चेहरे के नकूश में तब्दीली आ गई। रोबीना खौफ से चीखते चीखते रह गई और उसे अपने कानों में मलिक जाबिर की आवाज़ सुनाई दी, क्या आपको मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन है? रोबीना एक झटके से उठी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो साथ वाले कमरे में आई और बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरकर हिचकियां लेने लगी। वो बहुत खौफजदा थी। दूसरे दिन सुपहर से पहले पहले आतिफा को ज़मीन के सुपुर्द कर दिया गया। वो नवाब कामरान और डॉक्टर खालिद के मना करने के बावजूद जनाजे के साथ गई। कब्रिस्तान में और लोगों के साथ जाबिर मलिक भी मौजूद था। उसकी मौजूदगी में रोबीना की उंगली के ज़ख़म का दर्द कई गुना बढ़ गया। कब्र की मिट्टी बराबर करने के बाद जब दुआ मांगी जा रही थी तो रोबीना को ऐसा चक्कर आया कि वो एक पक्की कब्र की मुंडेर पर बैठ गई। उसके सामने मलिक जाबिर का बेहिस सर्द और सफाक चेहरा था, जिस पर एक अजीब सी धमकी नाच रही थी। मौलवी साहब ने दुआ ख़त्म की और गिने चुने लोग कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए रवाना हो गए। नवाब कामरान ने खालिद को साथ लिया और वो तीनों भी कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ चल पड़े। जाबिर मलिक ने भी खामोशी से वापसी की राह ली। उसने एक बार भी डॉक्टर खालिद से कोई बात न की, ना ताज़ियत की। कब्रिस्तान से बाहर निकलकर मौलवी साहब नवाब कामरान वगैरह के साथ एक तरफ खड़े हो गए। अब तक बाकी लोग जा चुके थे। लोगों को अपनी मौत याद नहीं रही। मौलवी साहब ने नवाब कामरान को देखते हुए कहा, यहाँ ऐसा लगता है कि लोग कोई फिल्म देखने आए हैं। फिल्म ख़त्म हुई और घरों को लौट गए। क्या अजीब ज़माना आ गया है, कितनी अजनबियत और सर्द मोहरी है। दुरुस्त फरमाया आपने मौलाना साहब। मौलाना साहब ये फरमाइए कि आपके पास कोई इल्मी ज़ख़ीरा भी मौजूद है? मौलवी साहब एकदम खुश होकर बोले, जी हाँ, शायद कोई पढ़ा लिखा और हम मिजाज शख्स मिलने पर उनकी तबीयत खिल उठी थी। आपकी इतला के लिए कि मेरे पास अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, नवाब कामरान ने खुश दिली से कहा। ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई। मैं दरअसल एक ख़ास मौजू पर कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ। जी फरमाइए, किस मौजू पर? क्या आपके पास कोई काले जादू से मुतल्लिक भी किताब है? मौलवी साहब ने चौंक कर कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। पढ़ा लिखा आदमी तो अपने इल्म में इजाफा चाहता है, नवाब कामरान ने कहा। जाहिर है जी, कोई अनपढ़ तो ऐसी हरकत करने से बाज रहा। मौलाना साहब ने भी जवाबी वार किया। नवाब कामरान ने फिर मौलवी साहब से इजाज़त ली और एक बार पलट कर कब्रिस्तान को देखा, फिर खालिद और रोबीना के साथ चल पड़े। अगले दिन मौलाना साहब से मुलाकात हुई तो नवाब कामरान ने कहा, मौलवी साहब, मैं आपके साथ तफसीली इस बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है इस बस्ती का कोई आदमी काले जादू का खेल रचा रहा है और उसमें कोई शक नहीं कि पुराने मंदिर और जंगली इलाके में घूमने वाले ये मुर्दे अफरियत हैं और चलती फिरती जिंदा लाशें। खालिद उन्हें हैरत से देखने लगा तो नवाब साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं आया? वो कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि आजकल पढ़े लिखे दौर में भी लोग ऐसी खुराफात पर यकीन रखते हैं। ये साइंसी दौर है, मगर बेटा काले जादू के हकीकत को तस्लीम ना करना एक बिला जवाब ज़िद है। ये मौजूद है और करने वाले लोग मौजूद हैं जो शोबदाबाजियाँ दिखाते रहते हैं। देखो कमरान, मेरे अंदेशे कहीं गलत साबित ना हो, लेकिन हम कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकते। मैंने और मौलवी साहब ये इरादा किया है कि आज रात हम आतिफा की कब्र पर चौकीदारी करेंगे। खालिद ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगर आपको कोई अंदेशा हुआ तो मेरा रहना आपके साथ ज़रूरी है। मेरा मशवरा तो यह है कि तुम घर पर रहो, रोबीना भी अकेली है। खालिद ने कहा, नहीं अंकल, मैं आपके साथ जाऊँगा। चलो फिर ठीक है। फिर वो तीनों रात को एहतियात से बाहर निकले। रोबीना ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया।
मैं रोबीना के साथ रुकना चाहती थी, मगर वही नादीदा कुव्वत मुझे कब्रिस्तान जाने पर मजबूर कर रही थी। सो मैं उन तीनों के साथ चल पड़ी। कब्रिस्तान एक पुरस्रार सन्नाटे में डूबा था। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के आवारा टुकड़े तैर रहे थे। आतफा की कब्र पर ताज़ा फूल काफ़ी तादाद में थे। कब्रिस्तान में आतफा की कब्र के पास पहुंचकर वो रुक गए। नवाब ने ज़रा हटकर एक पक्की कब्र के साथ टेक लगा ली और पाँव पसार कर बैठ गए। मौलवी साहब भी एक कब्र के सराहने बैठ गए और कुरानी आयात का विर्द करने लगे। और खालिद ने एक बेरी के दरख्त के साथ कमर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। हर तरफ कब्रें ही कब्रें, अंधेरा ही अंधेरा। अजीब दरख्तों के साए भूत नजर आ रहे थे। काफ़ी देर गुजर गई। नवाब कामरान ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। वीरानी सन्नाटा गहरा हो गया। सर्दियों की बड़ी और कब्रिस्तान की खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता गुजरी रात में वो तीनों आतफा की कब्र पर नजरें जमाए बैठे थे। खालिद, अब मान लो बेटा, घर जाकर आराम करो, मैं और मौलवी साहब मौजूद हैं। नहीं अंकल, वो ज़िद पर अड़ा रहा। आप मुझे बार बार जाने का कहकर शर्मिंदा न करें। और फिर वो खामोश हो गए। नवाब साहब, अचानक मौलवी साहब ने आवाज़ दी। जी फरमाइए। मेरा वज़ू टूट गया, मैं ज़रा अभी आता हूँ वज़ू करके। वो उठे और कब्रिस्तान के शुमाली हिस्से की जानिब बनी ईदगाह की तरफ चल पड़े, जहाँ तहारत खाने और वज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम मौजूद था। ज़रा जल्दी लौट आइएगा, कामरान ने कहा। बस मैं आया 10 मिनट में, मौलवी साहब ने जाते जाते कहा। मौलवी साहब कब्रिस्तान की कच्ची पक्की दीवार के साथ चलते अंधेरे में गुम हो गए। अचानक एक तेज़ चीख ने कब्रिस्तान की तारीकी का सीना फाड़ डाला। नवाब और खालिद उछल पड़े। उन दिल तेज़ी से धड़कने लगे। उसी वक़्त एक चीख उभरी। बेख्तियार नवाब कामरान उठ खड़े हुए। ये तो मौलवी साहब की चीख है, वो हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं। दौड़ते दौड़ते नवाब कामरान ने जेब से टार्च निकालकर रोशन की। फिर उसका रोशन दायरा घुमाते एक कच्ची कब्र पर ज़ख्मी हालत में गिरे मौलवी साहब पर रुक गई। किसी ने मुझ पर हमला कर दिया नवाब साहब, मौलवी साहब बुरी तरह कराह रहे थे। कौन था वो? नवाब कामरान ने उनके पास बैठते हुए जल्दी से पूछा। क्या आपने उसका चेहरा देखा? जी नहीं, उसने पीछे से वार किया और भाग गया। नवाब कामरान और खालिद ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और उनकी बगलों में हाथ देकर वापस चल पड़े। मौलवी साहब के कदम रुक गए। खुदा के लिए मेरा ख्याल छोड़ो और कब्र पर जाओ, वहाँ जाकर देखो, आतफा बीबी की हिफाजत करो, कहीं मुझ पर यह हमला कोई चाल ही ना हो। खालिद का दिल बड़े ज़ोर से धड़का। उनकी बात में वज़न था। उन्होंने मौलवी साहब को एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बिठाया और वापस दौड़े। रात की तारीकी और इस होलनाक माहौल में उन्होंने देखा कि एक परछाई सी आतफा की कब्र पर झुकी थी और उसकी लाश को बाहर निकालने के लिए खींच रही थी। अरे कौन हो तुम? खालिद अपने गम और गुस्से की कैफियत को रोक ना सका और दूर से चीख कर बोला। वो आदमी सीधा खड़ा हो गया। चांद की जर्द रोशनी में खालिद ने देखा कि वो स्याह लिबास ओढ़े था। उसने चेहरे पर एक नकाब डाल रखा था, मगर खालिद ने उसे पहचानने में देर न की। वो जाबिर मलिक था। उनको करीब आता देखकर मलिक तेज़ी से पलटा और झाड़ियों में गायब हो गया। खालिद उस तक पहुंच ही न सका और वापस कब्र तक आ गया। आतफा कब्र से बाहर कफन में लिपटी पड़ी थी। उसका चेहरा कफन से बाहर था, बल्कि तकरीबन ऊपरी धड़ कफन हट चुका था। शायद मलक उसे खींच खांच कर साथ ले जाना चाहता था। चांद की हल्की दुधिया रोशनी में खालिद और नवाब कामरान ने देखा कि आतफा का चेहरा बिल्कुल सीधा था। उसकी बड़ी बड़ी गलाफी आंखें बंद थीं। फिर वहाँ एक अजीब वाक़या रूनमा हुआ। अचानक आतफा ने आंखें खोल दी। ये ऐसा दहशतनाक मंजर था जिसने नवाब कामरान को भी लर्जा कर रख दिया। खालिद एक टिक देख रहा था। उसकी सारी जान आंखों में सिमट आई। आतफा के चेहरे की तमाम रौनक ख़त्म हो चुकी थी और उसके चेहरे पर वहशत नाच रही थी। ये आंखें आतफा की तो नहीं, खालिद ने चीख कर कहा। ये तो किसी अफरियत, किसी बेजान मुर्दे की लाश की आंखें हैं। इनमें ज़िंदगी के आसार नहीं, ये तो सिर्फ दहशत की अलामत है। खालिद के जिस्म में जैसे चूंटियाँ सी रेंगने लगी। नवाब कामरान ने चीखते हुए कहा, परे हट जाओ, परे हट जाओ। आतफा धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका कफन पोश जिस्म हरकत में था। फिर उसने दोनों की तरफ रुख किया और बाजू फैला दिए, जैसे उनको आगोश में लेना चाहती हो। खालिद, इससे दूर रहो, इसको करीब मत आने देना। उसकी नज़रें खालिद पर जमी थी। खालिद एक कब्र के कतबे से टेक लगाकर बेहिस्सो हरकत खड़ा उसे देख रहा था। आतफा बदमस्त आंखों से खालिद को देखे जा रही थी और कदम ब कदम उसके करीब आ रही थी। उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था, जैसे किसी वक्त उस पर झपट पड़ेगी। नवाब कामरान ने कहा, ये आतफा नहीं है खालिद, होश में आओ, पीछे हट जाओ। उसने पलट कर नवाब कामरान को नफरत से देखा, जैसे उनकी मदाखलत पर उसे गुस्सा आ गया हो। फिर वो मुड़ी और खालिद की तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखा, जैसे कोई अफरियत हंस रही हो।
खालिद का दम सीने में घुट रहा था। अचानक नवाब कामरान की नज़र उस कुदाल पर पड़ी जो जाबिर मलिक वहीं छोड़कर भाग गया था। उसी से उसने आतफा की कब्र खोदी थी। नवाब कामरान ने जल्दी से आगे बढ़कर कुदाल उठा ली। उसी वक्त आतफा ने कदम रोक लिए। शायद उसने नवाब कामरान की हरकत देख ली थी। वो पलटी और कुदाल उनके हाथ में देखकर नफरत से गुर्राने लगी। अब उसने अपना रुख नवाब की तरफ कर दिया और हाथ फैलाकर उनकी तरफ चल पड़ी। वो जूं ही फैलाए नवाब कामरान की तरफ बढ़ी तो खालिद चीखने लगा, नहीं नहीं अंकल। उसने देख लिया था कि नवाब कामरान कुदाल से आतफा पर हमला करना चाहते हैं और उनके हमले से वो अभी भी आतफा को बचाना चाहता था। आतफा एक बार फिर मुस्कुराई। नवाब कामरान ने पूरी ज़िंदगी में ऐसी मकरूह और काबिल नफ़रत मुस्कुराहट नहीं देखी थी। एक पल को उन्हें झुरझुरी आई। वो ऐसा महसूस करने लगे जैसे आतफा उनसे और उनके हाथ में मौजूद कुदाल से बिल्कुल खौफज़दा ना हो, बल्कि उनका मजाक उड़ा रही हो। नवाब कामरान ने कहा, आ जिंदा लाश मेरे पास आ। उनके बाजू में हरकत में आए। कुदाल पूरे ज़ोर से घूमी और आतफा की गर्दन पर बरसी। खालिद ने यह दिलखराश मंजर देखकर एक चीख मारी। वो ये खौफनाक घड़ी अपनी आंखों में महफूज नहीं करना चाहता था। कुदाल तलवार की तरह आतफा की गर्दन में उतरी। उसकी गर्दन शानों से कट कर अलग हो गई और बाएं तरफ झूलने लगी। नवाब कामरान ने दूसरी बार कुदाल फिर बुलंद की। दूसरे वार ने आतफा की गर्दन को उसके जिस्म से अलग करके फेंक दिया। उसका कटा हुआ सर काफ़ी दूर तक कब्रों से टकराता उछलता रहा, फिर एक पुरानी कब्र के घड़े में गायब हो गया। नवाब कामरान अपनी जगह पर खड़े ये सब देख रहे थे। उनका जिस्म लर्ज रहा था। उन्होंने कुदाल फेंकी और पीछे हटकर एक पक्की कब्र पर गिर पड़े। खालिद ने देखा कि आतिफा का बगैर सर धड़ कुछ लम्हों तक झूलता रहा, फिर उसके बाजू उठे। उन्होंने गर्दन के कटे हुए शगाफ को छुआ और फिर धड़ाम से गिर पड़ा। गर्दन के शगाफ से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था और कब्रें सुर्ख होने लगीं। खालिद आगे बढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये तमाम कब्रें अपने अपने मुर्दे बाहर उगल देंगी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा तारी था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़े और आतफा के बेसर धड़ से लिपट जाए। खूनी वीरानी, दहशत और खौफ ने पूरे कब्रिस्तान को किसी बच्चे की तरह अपनी आगोश में ले लिया। वो लड़खड़ाता आगे बढ़ा और नवाब कामरान की गोद में समा गया। कितनी देर गुजर गई, नवाब कामरान ने उसे अपने से अलग न किया। जब उसका दिल काबू में आया तो वो उनके बाजुओं से निकला और कब्रिस्तान में इधर उधर आतफा को तलाश करने लगा। वो उसका सर ढूंढ रहा था। नवाब ने पूछा, क्या तलाश कर रहे हो? आतफा का सर। मैं चाहता हूँ उसे धड़ के साथ जोड़ दूँ। उसने कब्र के अंदर झांकते हुए कहा, वो बेधड़ की अच्छी नहीं लग रही। नवाब कामरान को पहला ख्याल आया कि शायद खालिद का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। अचानक मैंने यानी ज़रीना ने एक और दहशतनाक मंजर देखा। मैं एक रूह थी। मुझे खौफ और दूसरे किसी भी जज्बे से बेनियाज होना चाहिए था, लेकिन ये बात थी कि मैं 127 साल से एक कब्र में अपने बेटे के साथ ज़िंदा इंसान की तरह रह रही थी। मैं किसी भी जज्बे से मुतासिर नहीं थी। हाँ, वो मंजर बड़ा दहशतनाक था कि अचानक ही कई कब्रों के मुंह खुलते गए और हर कब्र से एक लाश बाहर निकली। उनकी आंखें बड़ी दहशतनाक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। हर तरफ कफन पोश मुर्दे, जिंदा लाशें चल फिर रही थी। फिर उन सब मुर्दों ने जैसे एक को अपना बड़ा तस्लीम किया और उसकी क़यादत में बाहें फैलाए नवाब कामरान और खालिद की तरफ बढ़ने लगे। फिर उनमें से एक मुर्दा रुका, झुका और हाथ बढ़ाकर एक कब्र में से आतफा का सर निकाल लिया, जिससे अभी तक खून गिर रहा था। आतफा की आंखें फटे फटे अंदाज में खुली थी। बड़ा अजीब मंजर था। और फिर अजीब अमल हुआ कि आतफा मुस्कुराने लगी। ये उस मुर्दे से भी ज़्यादा दहशतनाक मुस्कुराहट थी। खालिद की चीख निकली। तमाम मुर्दों ने यह देखा और फिर खोखली हंसी हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। मुर्दे उनके पीछे लपके, मगर लगता था नवाब कामरान के बदन में बिजलियां भर गईं। मैं एक रूह थी। आप मुझे बिजली कह लें, कुछ भी कह लें। मैंने अगर नवाब कामरान को अपनी नादीदा कुव्वत के सहर में ना जकड़ा होता तो शायद ये कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। बहरहाल ये कुदरत का हुक्म था जो मुझे पूरा करना था। मैंने नवाब कामरान का जहन अपने कब्ज़े में किया, खालिद को कंधे पर उठाया और वहाँ से दौड़ लगा दी, वरना वो मुर्दे उन्हें काट खाते। फिर उन्होंने घर में दाखिल होते ही कदम रोके। रोबीना ने उनकी दूर से पुकारती आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया था। वो खालिद को लेकर सीधे कमरे में पहुंचे और उसे बिस्तर पर डालकर खुद फर्श पर लुढ़क गए। रोबीना ने दरवाज़ा लॉक किया, फिर बाप को संभाला, उनको खींचकर किसी तरह बिस्तर पर ले आई। खालिद भी होशो हवास से बेगाना था। पता नहीं कितनी देर तक बेहोशी की आगोश में चले गए। रोबीना बेचारी उनको देखती रही और फिर सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। फिर जब कहीं दूर मुर्ग ने अजान दी तो उसने गनूदगी के आलम में नवाब कामरान की कराह सुनी।
नवाब कमरान में होश में आए तो वो उठकर उनके पास चली आई। नवाब साहब ने उसे देखा और ये देखकर उनकी हालत नॉर्मल हो गई कि वो अपने घर में थे और खालिद भी महफूज था। उन्हें चाय पिलाई गई। उसी वक्त खालिद ने डरी डरी आवाज़ में कहा, अंकल क्या ये ख्वाब था? हाँ ख्वाब ही लगता है। उन्होंने फिर कहा, तुम भी अब होश में आ जाओ खालिद, लगता है ये कोई बहुत अजीबो गरीब ख्वाब था। उफ खुदाया, कैसा हौलनाक और दहशतनाक ख्वाब था। मगर ये सब कैसे हुआ? मैंने खुद उस कफन पोश हालत में आतफा को जिंदा लाश की तरह चलते फिरते देखा और फिर आपने उसे मार डाला, उसकी गर्दन अलग कर दी। ये सच है खालिद, मगर उसकी निजात के लिए यह ज़रूरी था। आतफा वाकई कब्र से बाहर निकल आई थी और मैंने उसे मार भी डाला, ताहम मुझे इसकी फ़िक्र नहीं। मगर मैंने जो ख्वाब देखा वो तो सुन लें। खालिद ने कहा, आप यकीन करें मैंने इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने नहीं देखा। फिर उसने वो वाक़यात ख्वाब कहकर सुनाए जो कब्रिस्तान में आतफा की गर्दन उतारने के बाद पेश आए थे। नवाब साहब ने उन पर कोई तबसरा नहीं किया। खालिद सब कुछ कहकर खामोशी से लेट गया। फिर इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और पता चला कि रशीद खान आया है। रोबीना ने दरवाज़ा खोला तो वो सलाम करके अंदर आ गया। क्या नवाब साहब या डॉक्टर साहब घर पर हैं? जी हाँ हैं। अरे आओ आओ रशीद खान। नवाब कमरान ने उसे गर्मजोशी से कुर्सी पेश की। खैरियत है? खैरियत ही नहीं है जी, जमशेद हवालात से फ़रार हो गया। नवाब कमरान के साथ खालिद भी चौंक पड़ा। मगर कैसे? बस जी क्या बताएं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो जेल से कैसे फ़रार हुआ। अच्छा ये बताओ कोई उससे मिलने तो नहीं आया था? रशीद खान ने याद करते हुए कहा, हाँ रात को 12:30 बजे जाबिर मलिक ज़रूर आया था। वो क्यों? बस कुछ लेन देन का मामला था। उसका कहना था कि जमशेद ने कोई काम किया था जिसका मुआवजा वो उसे अदा करना चाहता है। अच्छा और कोई बात? हाँ मैं ठीक से सुन नहीं पाया। क्या वो सारा वक्त बातें ही करते रहे? हाँ करते रहे। फिर मलक जाबिर ने गिलास पानी मंगवाया और फिर गिलास टूट गया होगा। रशीद खान ने हैरान होकर कहा, जी हाँ, और उसके टूटने से जमशेद खान को ज़ख्म भी आया। रशीद खान का मुंह खुले का खुला रह गया। आपको कैसे मालूम हुआ? मगर उसकी बात का जवाब देने के बजाय नवाब कमरान अब कुछ सोच में डूब गए। एक ही सिलसिला था सब वारदातों का, गिलास का टूटना, लोगों का ज़ख्मी होना, फिर बीमार होना, उसके बाद बदरूहों की कारस्तानियाँ। एकदम नवाब साहब घबरा कर उठे। रोबीना भी तो इसी तरह ज़ख्मी हुई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा। उन्होंने रोबीना को आवाज़ें दी। वो हाथ में चाय का कप लिए आई। जी पापा। कुछ नहीं बेटा, बस मैं ऐसे ही घबरा गया था। अचानक खालिद ने उनको आवाज़ दी, अंकल चलिए, अब मैं आतफा के बगैर यहाँ एक पल नहीं रह सकता, चलिए यहाँ से शहर चलें। ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, वो मोहब्बत से बोले। अरे डॉक्टर साहब, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? रशीद खान ने उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बस रशीद खान, अब मैं बीवी की मौत के बाद यहाँ से उकता गया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जाने से पहले मिलकर जाइएगा, रशीद खान ने कहा और चला गया। रोबीना बेटा, अब तुम्हारी उंगली का क्या हाल है? पहले से कुछ फ़र्क है पापा, उसने कहा। फिर उसी शाम के करीब नवाब कमरान अचानक जाबिर मलिक के मकान पर जा पहुँचे। दरवाज़ा मिर्ज़ा ने खोला। मैं उनके पीछे खड़ी उस माहौल का जायज़ा ले रही थी। मेरा ख्याल है हम पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, मिर्ज़ा अयारी से मुस्कुराया। आइए, गालिबन आप मलिक साहब से मिलने आए हैं। जी हाँ, ज़रा उनको मेरे आने की खबर कीजिए। वो कहने लगा, ज़रूर। वो अंदर दाखिल हुए और कमरे की सजावट से मरूब हो गए। किसी करोड़पति की रिहाइश का लग रही थी। उन्होंने बाहर को खुलने वाली खिड़की खोल दी। जी नवाब साहब। अचानक जाबिर मलिक के दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, आप क्यों ज़रा मुझसे मिलना चाहते हैं? जल्दी बताइए। मुझे कहीं काम जाना है। मलिक साहब, फारिग मैं भी नहीं हूँ, नवाब कमरान ने कहा। मुझे भी खासे काम है और मेरा वक्त भी कीमती है। मैं तुमसे जमशेद और आतफा के बारे में पूछने आया हूँ और ये भी पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के ज़ख्म से तुम्हारा क्या वास्ता है? मलिक ने बड़े सर्द अंदाज में नवाब साहब को घूरा। अरे नवाब साहब, आप पागल हो गए हैं। आप घर जाकर आराम करें, आपकी सेहत ख़राब लगती है। नवाब ने कहा, काश ऐसा होता मलिक, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काले इल्म के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उससे निजात हासिल कर सकूँ। मलिक चीख कर बोला, खामोश, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए नवाब साहब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मलिक साहब, खैर अभी भी आपसे बुरा कोई नहीं है। नवाब ने सब्र का दामन छोड़ दिया। मलिक अचानक तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे से निकल गया। उसके जाते ही मिर्ज़ा कमरे में दाखिल हुआ। नवाब साहब, वो बड़े धमकी आमेज़ लहजे में बोला, आप खुद यहाँ से जाएंगे या आपको भेजना पड़ेगा? नवाब ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मलिक को बुलाओ। मैं हाजिर हूँ नवाब साहब।
अचानक मलिक कमरे में दाखिल हुआ और ये देखकर मैं यानी जरीना की भी हैरत की इंतहा न रही कि उसके साथ हनुमान मंदिर का पुजारी और नवाब सुलेमान भी थे। मलिक इस वक्त सफ़ेद कफन में लिपटा था और एक बदरू मालूम हो रहा था। तुम लोग कौन हो? नवाब कामरान ने चौंक कर पूछा। ये अभी मालूम हो जाएगा नवाब कामरान, नवाब सुलेमान ने बड़े सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी वजह से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया, वरना अब तक हम कामयाब हो चुके होते। जाबिर मलिक धीरे धीरे एक मेज़ के करीब आया। उसका दराज खोलकर उसने कपड़े की एक गुड़िया निकाली और गुड़िया देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि वह मेरी यानी जरीना की शक्लो सूरत की गुड़िया का पुतला था। उसने आंख से मिर्ज़ा को कुछ इशारा किया और उसने नवाब कामरान के पास आकर उनकी कनपट्टी पर रिवाल्वर रखा और कहा, नवाब साहब कोई चालाकी नहीं, वरना। नवाब साहब खामोश हो गए, वो देखने की कोशिश कर रहे थे। जाबिर मलिक ने गुड़िया पुजारी को थमा दी और ख़ुद बेताबी से कमरे में टहलने लगा। पुजारी ने मेरे पुतले को हाथ में थामा और उस पर पढ़ने लगा। जूं जूं वो मंत्र पढ़ रहा था मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जूं ही उसका मंत्र ख़त्म हुआ एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। वो किसी बदरू से कम नज़र नहीं आ रहा था। उसके हाथ में खंजर था। उसने नवाब कामरान पर हमला कर दिया। नवाब कामरान ने उसका वार खाली किया और किसी शह की परवाह न करते हुए एक घोंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। वो कराह कर उलट गया। इससे पहले कि वो समझता, नवाब कामरान ने लपक कर उसके हाथ से गिरा हुआ खंजर उठाया और उसके सीने में उतार दिया। कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। नवाब कामरान ने पलटकर मिर्ज़ा पर हमला किया और उनके एक ही घोंसे से वो लंबा लेट गया। फिर नवाब कामरान ने उसका रिवाल्वर और कब्जे में किया और जाबिर मलिक की तरफ तान दिया। मलिक, हाथ उठाओ वरना तुम्हें भून दूंगा। इस कमरे में मौजूद है जरीना, नवाब सुलेमान। अचानक ही पुजारी ने शोर मचाकर कहा। नवाब सुलेमान तड़प कर बोला, क्या? जाबिर मलिक ने भी घबरा कर इधर उधर देखा। हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, पुजारी ने मेरे पुतले को जकड़ते हुए कहा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे तन बदन में कहीं आग लग गई हो। पुजारी ने फिर जोर से कहा, जरीना की रूह इसी कमरे में है। नवाब सुलेमान ने कहा, मगर मैं महसूस क्यों नहीं कर रहा? तुम उसे नहीं देख सकते मूर्ख, तुम इस वक्त हमारे धर्म की आड़ में हो, अंधेरे में कैसे देखेगा? अचानक जाबिर मलिक ने कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। पुजारी और नवाब सुलेमान भी उसके पीछे लपके। नवाब कामरान ने रिवाल्वर वाला हाथ बुलंद किया कि उनका निशाना ले सकें। मैंने अचानक उनके कान में सरगोशी की, नहीं नवाब साहब। नवाब कामरान एकदम खौफजदा हो गए, इधर उधर देखा और बोले, कौन हो तुम? डरिए मत नवाब साहब, मैंने उनको हौसला दिया। मैं आपकी दुश्मन नहीं, वो मेरे दुश्मन थे, वो भाग निकले। हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मगर कैसे? एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी हो सके इस घर से निकलें। वो लोग किसी भी वक्त कुछ कर सकते हैं, मगर इससे पहले एक काम कीजिए। क्या? इस पुरानी मेज़ के बड़े दराज में कुछ पुतले हैं, उनको आतिशदान में डाल दीजिए। वो क्यों और कैसे पुतले हैं? नवाब साहब, तफसील का वक्त नहीं। वो पुतले उन बदनसीब के हैं जिनके रूहें इन खबीसों ने अपनी मुट्ठी में ले रखी हैं। पुतले जल गए तो वो सब लोग आज़ाद हो जाएंगे। जल्दी कीजिए नवाब साहब। नवाब साहब ने रिवाल्वर जेब में डाला। मिर्ज़ा के बेहोश जिस्म को फलांग कर आगे बढ़े। मेज़ से उन्होंने पुतलों का बैग निकाला और खोलकर आतिशदान में डाल दिए। कमरा अचानक बेशुमार फनकारों से गूंज उठा, यूं चिरांद आई जैसे गोश्त चल रहा हो। अब चलिए, देर ना कीजिए। नवाब कामरान का रुख दरवाजे की तरफ था। जूं ही वो बाहर आए, कमरे में जलते पुतलों की आग ने पूरे कमरे को लपेट में ले लिया। मुलाजिम हर तरफ दौड़ रहे थे। नवाब साहब, मैंने उनके पास आकर फिर सरगोशी की। अब आप किस इंतज़ार में हैं? मैं जाबिर मलिक को देख रहा हूँ। वो आपके मकान के पास पहुँच चुका है, मैंने खबर दी। और दूसरे ही लम्हे वो कुछ कहे बगैर अपने घर की तरफ दौड़े। बेटी की मोहब्बत में वो सब कुछ भूल चुके थे। ये भी भूल गए कि मैं उनको गलत इतला भी दे सकती हूँ, मगर ये गलत नहीं था। जब वो डॉक्टर खालिद के मकान में दाखिल हुए तो सामने एक अजीब मंजिर उनके लिए हैरत का सामान लिए था। कमरे में जाबिर मलिक, पुजारी और नवाब सुलेमान खालिद और रुबीना को कुर्सियों से बांध चुके थे और शायद नवाब कामरान का ही इंतज़ार कर रहे थे। जाबिर मलिक के हाथ में मेरा पुतला था और वो बड़ी मेज़ के खाली करके उस पर मेरे पुतले को बिल्कुल सीधा लटा चुका था। मेज़ के दूसरी तरफ पुजारी खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। जो ही उसने मेरे पुतले पर फूंक मारी, मेरा सारा जिस्म आग की तपश से भर गया। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को जहन्नम की भट्टी में डाल दिया हो। मेरे होंठों से बेख्तियार एक कराह निकल गई। अचानक जाबिर मलिक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आ गई तेरी दुश्मन नवाब सुलेमान, उसने खामोश खड़े नवाब सुलेमान की तरफ हाथ उठाकर कहा। वो खिल उठा,
पुजारी अपने काम में मगन था। नवाब कामरान, अचानक जाबिर मलिक ने चीख कर कहा, अगर तुम अपनी बेटी और खालिद की ज़िंदगी चाहते हो तो इस जरीना की रूह से कहो कि नवाब सुलेमान की इताअत कबूल कर ले। नवाब कामरान ने हैरत से कहा, किस रूह से? उसी रूह से नवाब कामरान जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। वो बड़ी नफरत से बोला, मुझे यहाँ लेकर आई है? ये मेरे भांजे का घर है, किसी रूह को क्या ज़रूरत कि वो मुझे यहाँ लेकर आए? इसका मतलब है कि तू सीधी तरह नहीं मानेगा। जाबिर मलिक ने कहा, तो ठीक है, अपनी बेटी की खैर मना। वो जूं ही रुबीना की तरफ बढ़ा, मैं उस वक़्त अजियत में थी, मगर मैं अपने मोहसिन के साथ ज़्यादती कैसे होने देती। मैंने फ़ौरन जाबिर मलिक की जानिब अपने दाएं हाथ को दराज किया। एक शोला लपका और जाबिर मलिक के सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त हो गया। वो चीख मार कर उलट गया। फिर उसकी चीखें उस वक़्त रुकीं जब उसका सारा जिस्म कोयला बन गया। पुजारी ये देखता रहा मगर उसने अमल नहीं रोका। नवाब सुलेमान हैरत और खौफ भरी नज़रों से जलते हुए जाबिर को देख रहा था, मगर उसकी मदद न कर सका। फिर इससे पहले कि कोई समझता, खुले हुए दरवाजे से बेशुमार ह्योले हवा के दोष पर रक्स करते अंदर आए। उन्होंने फर्श पर पड़े जाबिर मलिक की राख को समेटा और हवा के कंधों पर सवार होकर बाहर निकल गए। उसकी आखिरी चीख बड़ी दर्दनाक थी। कैदी रूहों ने अपनी गुलामी का सारा गुस्सा जाबिर मलिक की बदरूह पर निकाला। अब वो उनके रहम करम पर था। पुजारी ने एक पल को इस चीख के ज़ेरे अपने होंठों की जुम्बिश रोकी और ठीक उसी लम्हे कामरान ने लपक कर मेज़ से मेरा पुतला उठा लिया। क्या करूँ जरीना? उन्होंने बेख्तियार कहा। इसे आग में डाल दे नवाब साहब, मैंने चीख कर कहा। और इससे पहले कि कोई समझता, कामरान ने पुतला आतिशदान में झोंक दिया। एकदम जैसे मुझे सुकून आ गया। पुजारी ने घिघिया कर नवाब की तरफ देखा। वो पहले ही खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। नवाब सुलेमान के तो जैसे होश उड़ गए। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर मैंने दरवाज़ा कड़क से बंद कर दिया। फिर नवाब सुलेमान को तो मैं ना रोक सकी, अलबत्ता पुजारी का रास्ता मैंने बंद कर दिया। नवाब सुलेमान इतनी ताकत का मालिक था कि उसका सांप जिन उसे वहाँ से निकाल ले जाता। रह गया पुजारी, तो उसके लिए एक ही रास्ता बाकी था। वो जय हनुमान का जाप करता रहा था और मैं उसके गिर्द कांटों का हिसार बांधती रही। फिर जब आखिरी कांटा भी उसके गिर्द हिसार की सूरत में पेवस्त हो गया तो मैंने कामरान से कहा, नवाब साहब, मैं एक बदनसीब रूह हूँ जिसकी दास्तान बड़ी अजियतनाक है। आपको सुनाऊंगी ज़रूर, बस इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी बेटी और बस्ती पर से बदरूहों का पहरा ख़त्म हो चुका। आप खालिद और रुबीना के बारे में कोई बेहतर फ़ैसला कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नवाब साहब कहने लगे, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई जरीना। मैं तुम्हें नहीं जानता मगर तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं 127 साल से एक कब्र में अपनी निजात का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे दुआ दी और मैं वहाँ से निकल पड़ी और फिर वो खालिद और जरीना की बंदिशें खोलने के लिए आगे बढ़ गए। मैं फिर अपने कब्रिस्तान में कब्र पर आ पहुँची। फ़िरोज़ आंखें बंद किए आराम कर रहा था। मैंने पुजारी को एक पुरानी कब्र के पास फेंका और फ़िरोज़ को सीने से लगा लिया। वो जाग गया और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद मेरी मोहब्बत को सुकून आया तो कब्र से निकली। पुजारी कांटों के हिसार में बिलक रहा था। मैंने इधर उधर देखा, एक बेरी का दरख्त मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैंने पुजारी की जानिब देखा और उंगली से इशारा किया। दूसरे ही लम्हे वो पत्ते की तरह उड़ता बेरी के दरख्त में जा घुसा। एक चमक पैदा हुई और उस बेरी पर एक नई कांटे भरी शाख ने जन्म लिया। वो शाख उस बदजात पुजारी का अंजाम था। वो आज भी उस दरख्त पर एक ऐसी शाख की शक्ल में मौजूद है जिस पर कांटे ही कांटे हैं। जरीना अपनी दास्तान सुना रही थी और मैं सोच रहा था कि उसकी आवाज़ में कितना दर्द है। कैसी उखड़ी उखड़ी उसकी आवाज़, जैसे ज़िंदगी से आ रही। कहानी का ये हिस्सा सुनाते वक्त उसकी आंखें ख्वाब आलूद और मलकूती हुस्न और चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छा लग रहा था। अपने सफ़ेद कफन में यकीनन वो पुरस्रार सितारे की मलका मालूम हो रही थी। जरीना भी शायद मेरी नज़रों में फैले जज्बात पढ़ लिए थे। उसने लंबी पलकें उठाकर मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। जरीना ने कहा, नदीम, आज इस हादसे को एक अरसा गुजर चुका है। मैं सदियों से ज़िंदगी की तारीख सरहद पर खड़ी हूँ। मेरे चारों तरफ ज़िंदगी भी है और मौत भी। ये हादसे मेरे दिल की गहराइयों में नामालूम कब तक दफन रहे। अगर तुम फ़िरोज़ के नाजात दहिंदा बनकर कब्रिस्तान में ना आते तो नामालूम कब तक मेरा फ़िरोज़ मेरी कब्र में दफन रहता और मेरी रूह बेचैन रहती। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया और वह वक्त करीब आ रहा है जब मैं ज़िंदगी और मौत के इस सफ़र से निजात पा जाऊंगी, जहां सिर्फ मौत है।
नदीम, मैं अभी सिर्फ तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूँ। अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने ये कहानी सुनाने के लिए तुम्हारा इंतखाब क्यों किया था। इतना कहकर जरीना ने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बड़ी सोगवार नज़रों से देखा और फिर कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाने लगी। सांप जिन नवाब सुलेमान का ताबेदार था, लेकिन उसने नवाब सुलेमान का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया और सांप जिन ने इनकार की वजह भी बताई। ये ऐसी दलीलें कि नवाब सुलेमान खामोश हो गया। सांप जिन उसके इरादों की तकमील में आखिरी सहारा था और इस सहारे के टूटते उसकी मायूसी की हद न रही। अचानक मैंने नवाब सुलेमान के बिल्कुल करीब आकर कहा, नवाब सुलेमान, देखो मैं यहाँ तुम्हारे करीब मौजूद हूँ। मैंने ये जुमला उसको परेशान करने के लिए कहा, लेकिन मेरी आवाज़ से वो दीवानों की तरह चीखने लगा और चीखते चीखते उसने सांप जिन से कहा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू सांप बनकर मुझे इस तरह डस ले जिस तरह तूने नवाब सरवत और जरीना को डसा था। मुझे हराम मौत पसंद है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं। लेकिन जवाब में सांप जिन ने कहा, मुझे ये सारी बातें मालूम है मेरे आका। जरीना की रूह इस दुनिया में उस वक़्त तक रहेगी जब तक उसकी तमन्ना न पूरी हो जाए। इसलिए क्यों ना मैं अपनी जिन्नाती ताकत के बल पर आपकी रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद करा दूँ, ताकि आप भी जरीना की रूह के साथ इस दुनिया में उस वक्त तक रहें जब तक वो रहे। मुझे ये तुम्हारी शर्त तजवीज़ मंजूर है। नवाब सुलेमान पागलों की तरह चीखा। फिर उसने मेरी रूह से कहा, मैं आ रहा हूँ जरीना, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। और फिर तुम जानते हो नदीम क्या हुआ। उसी रात शहर में नवाब सुलेमान की मौत की खबर फैल गई और उसके साथ ही ये अफसाना भी फैल गया कि मैं मर कर भूत बन गई हूँ। नवाब सुलेमान की मौत के बारे में भी यही समझा गया कि वो सिर्फ मेरा भूत देखकर मर गया। नतीजा ये हुआ कि वो कब्रिस्तान वीरान हो गया जहाँ मैं दफन की गई थी। लोगों ने वहाँ आमदो रफ्त बंद कर दी। मुकर्ररा वक्त मेरे यहाँ फिरोज कब्र के अंदर पैदा हुआ। मेरी छाती में उसके लिए दूध भी आया और 127 साल तक हम दोनों अपने निजात दहिंदा का इंतज़ार करते रहे। इसी असना में मेरी हवेली वीरान हो गई, खंडर हो गई और उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन नवाब सरवत की नस्ल ख़त्म नहीं हुई। वो मेरे साथ मेरी कब्र में ज़िंदगी की सांस लेती रही और वक्त का इंतज़ार करती रही, हत्ता कि ये वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। नवाब सुलेमान ने नवाब सरवत की नस्ल ख़त्म की थी। मैंने नवाब सुलेमान की नस्ल को नेस्तो नाबूद करने का फ़ैसला किया। और नदीम साहब, तुम ये सुनकर हैरान होगे कि अभी 5 मिनट के बाद जब फ़िरोज़ तुम्हारे मकान में दाखिल होगा तो नवाब सुलेमान की नस्ल का आखिरी इंसान भी ख़त्म हो चुका होगा। और वाकई 5 मिनट बाद मैंने फ़िरोज़ को मकान में दाखिल होते देखा। अब जरीना ने कहा, नवाब सुलेमान की नस्ल को ख़त्म करने के लिए मेरे दिल में जो तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी। मेरा फ़िरोज़ जवान है और ज़िंदा है। मैं अब तुम्हारी दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि तुम फ़िरोज़ के बारे में किसी को कुछ न बताना। इसका राज हमेशा राज रहने देना। आज के बाद इसको अपनी औलाद की तरह समझना। इसके गले से नक्श अलहदा न करना और किसी अच्छी लड़की के साथ इसकी शादी रचा देना ताकि नवाब सरवत की नस्ल बाकी रहे। जरीना ने बड़े मध्यम लहजे में कहा, और नदीम, अब मैं तुम्हें एक और आखिरी बात बताती हूँ। मैं एक रूह हूँ और मुझे मालूम है कि रूह कभी दोबारा पैदा नहीं होती। लेकिन ना मालूम क्या बात है कि एक दिन जब तुम रात को 2 बजे अपने दफ्तर से वापस आ रहे थे, मेरी रूह कब्रिस्तान के बोसीदा फाटक के करीब खड़ी थी। मुझे तुम्हें यह देखकर शुबा हुआ कि जैसे मैंने नवाब सरवत अपने शौहर को दोबारा जिंदा इंसान के रूप में देखा हो। तुम में मुझे नवाब सरवत के खदो खाल की झलक नजर आई और फिर जैसे जरीना की आवाज़ बहुत दूर से आने लगी, अच्छा खुदा हाफिज़ नदीम, खुदा हाफिज़। जरीना की इस आवाज़ में कुछ ऐसा दर्द छुपा था कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो नवाब सुलेमान का दिया हुआ सांप जिन गायब हो चुका था। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकला। दूसरे कमरे में सलमा सो रही थी। मैं उसके करीब खड़ा होकर अभी उसको जगाना ही चाहता था कि मेरे कानों में अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जो मैंने फ़िरोज़ को दिया था। मैं लपक कर उस कमरे में दाखिल हुआ तो एक इंतहाई मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा पलंग पर लेटा हाथ पैर मार रहा था और मुसलसल रोए जा रहा था। यकीनन ये फ़िरोज़ था, बिल्कुल नया फ़िरोज़। मालूम हो रहा था जैसे अभी अभी वो पैदा हुआ हो। मैंने कांपते हुए हाथों से जरीना की इस आखिरी निशानी को उठाकर गले से लगा लिया और फिर जैसे पूरे कमरे में एक अजीबो गरीब महक फैल गई। शायद ये जरीना की आखिरी महक थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।